ये मुझे याद करवाया करे, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, अक्सर ऑटोमेटिक ही होता है, लेकिन फिर मैं स्टार्ट में हम चूंकि जनरल डिस्कशन करते हैं तो मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि फिर साइज बढ़ता है बहुत ज्यादा। चलिए, रिकॉर्डिंग चूंकि आपसे स्टार्ट हुई है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स नाम से पता चल रहा है कि दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है। अच्छा, दीज आर द कंपाउंड्स विच मेड अप ऑन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनको कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बन के हाइड्रेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सेम वही रेशो होता है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन जो वाटर में होता है, H2O। इसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2:1। सिमिलर रेशो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है। अच्छा, अगर हम इनकी साइंटिफिक डेफिनेशन को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब, पोली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी निकला है हाइड्रो ऑक्सिलाइन से। ठीक है। पानी जब टूटता है तो दो इसमें आयंस बनते हैं। ठीक है। एक होता है H+ और दूसरा होता है OH-, हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रो ऑक्सिलाइन माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्सिलाइन। ठीक है। अच्छा, तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, तो ये बहुत सारे हाइड्रो ऑक्सिलाइन प्रोड्यूस करेगा अलोंग विद ईदर अल्डिहाइड और अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें हमने अल्डिहाइड और कीटोन का थोड़ा सा जिक्र किया था। ठीक है, कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए ये हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा आर्म छोड़ दे R ग्रुप अल्काइल ग्रुप के लिए, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है अल्डिहाइड। ठीक है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो और बाकी दो बॉन्ड खुले हो R ग्रुप के लिए। ठीक है, या कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के लिए। RCH3, मैंने आपको बताया था ना कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है सिंगल। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 6 है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये लॉस करेगा या तो ये गेन करेगा, ज्यादातर ये लॉस ही करता है। एक इलेक्ट्रॉन के बदले एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो CH3 का मतलब है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, एक बॉन्ड इसका खाली है जो कि ये दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच होगा। ठीक है। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा R ग्रुप के लिए खाली। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड खाली अल्काइल ग्रुप के लिए। ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या इसके अलावा अगर इनमें कोई और चीज, कोई और सब्सटेंस रिएक्ट हुआ हो तो वो उससे बना होगा। ठीक है, वो यील्ड करेगा। तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन होगी, तो हमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिलाइन मिलेंगे। इधर या तो हमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिलेगा या हमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। ठीक है। चलिए, अच्छा अब देखिए, ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में हमेशा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। पहले तो आप ये फंक्शनल ग्रुप को देख लें कि ये नजर कैसे आता है। देखिए, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, बाकी CH3 अल्काइल ग्रुप के लिए। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज। और मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स उन केमिकल कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। फर्क इनमें यह है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोन में, सॉरी, फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोन आप देखिए जरा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और बाकी दो बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के लिए। ठीक है। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उन्हें कार्बन 1 कहा जाता है। ठीक है। जब हम नंबरिंग करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कार्बन की, तो हम स्टार्ट हमेशा फंक्शनल ग्रुप से लेते हैं। ठीक है। इनकी अगर हम जर्नल फार्मूले की बात करें तो वो होता है CnH2nOn, while n representing the number of carbon atom। अब Cn और On है। ठीक है, और ये इसके 2x है। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली, अच्छा ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, स्पेशली मोनोसेकेराइड्स में, लेकिन तमाम में नहीं होता। इसका मतलब है कि एक मोनोसेकेराइड जिनमें
जितने कार्बन होंगे उतने ही इसमें ऑक्सीजन होंगे। और हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया कि इसमें रेशो क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ 2:1। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें 3 ऑक्सीजन हुए तो अल्टीमेटली इसमें 6 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि रेशो इनका 2:1 होता है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम कहें, इन्हीं का एग्जांपल ले ले तो C6H12O6। अब देखिए इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की तादाद सेम है, ठीक है, और हाइड्रोजन 2x है। तो 6 2 12, तो C6H12O6। तो ये इनका जर्नल फॉर्मूला होता है। अच्छा, देखिए कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स कहा जाता है, ठीक है, आम जबान में। तो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दीज शुगर्स, इनको नोमेनक्लेचर जो नाम दिए गए हैं वो बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पे दिए गए हैं। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी सी ग्रीक के जो काउंटिंग है, गिनती है, वो सीखनी पड़ेगी। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो और डेका। ठीक है, ये ग्रीक के वो है क्या कहते हैं काउंटिंग वर्ड्स हैं, इनकी गिनती है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें, या वो शुगर, ठीक है, जिनमें 3 कार्बन मौजूद हो, 3 कार्बन एटम मौजूद हो, तो उनको कहा जाता है ट्राइओसिस। जिनमें 4 होंगे वो टेट्रोसिस होगा। ठीक है, 5 पेंटोसिस, पेंटोस शुगर आगे आने वाला होगा। ठीक है, ये हम डीएनए, आरएनए और एनएडी वगैरह जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हमें ये नजर आएगा, क्योंकि डीएनए आरएनए का बैकबोन पेंटोस शुगर बनाता है। ठीक है, हेक्सोसिस वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो शुगर जिनमें 6 कार्बन मौजूद हो, जैसे कि आम लाइफ में ग्लूकोज इसकी एग्जांपल है C6। ठीक है, हेप्टोसिस में 7, इस तरह ऑप्टोसिस, नैनोज और बाकी उसको देख लें। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल क्या है आम लाइफ में? ग्लूकोज, ठीक है, जो कि मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल है मैमल्स के लिए या इंसानों के लिए। हमारी सेल ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एनर्जी हैज बीन गेन फ्रॉम द ग्लूकोज। ये जब हम इंशाल्लाह बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो हम उस जो रिएक्शन होता है, ठीक है, जो लिखने में बहुत आसान होता है, कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये प्रोडक्ट्स देते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी। लेकिन ये इतना सिंपल सिंपल रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ब्रेन सेल्स जितने भी होते हैं वो ग्लूकोज के अलावा किसी भी चीज को नहीं जानता। ठीक है, उन्हें ग्लूकोज ही एज ए एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए जब हम ट्रोमा में या इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो और कोई पेशेंट अनकॉन्शियस प्रेजेंट हो जाए, तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, हमारे जहन में क्या आता है कि इनको कहीं हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हुआ? तो कोई भी जो मीठी चीज होती है वो हम उसके उनको खिला देते हैं, तो डायरेक्टली वो जाग जाता है, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई लो होती है ब्रेन को तो इंसान ड्राउजी फील करता है और फेंटिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उनमें ग्लाइकोजन, स्टार्च, सिलिलोज और काइटिन आ जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में मेजर स्टोरेज है ग्लूकोज के लिए। ठीक है, जो ग्लूकोज हमारे सेल्स यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक, तो वो स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में एज अ ग्लाइकोजन। मैंने आपको पहली भी इसकी एग्जांपल दी थी कि हम सुबह नाश्ता करते हैं 7 बजे या 6:30 बजे, लेकिन हमें भूख लगती है तकरीबन 1 1:30 बजे या 2 बजे। उस वक्त तक क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, जितनी उस वक्त हमारी बॉडी के लिए नीड होती है, वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाते हैं, हमारे सेल्स यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी बच जाता है, ठीक है, वो ग्लूकोज आपस में मिलकर एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनको ग्लाइकोजन कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर इसको यूटिलाइज ना किया जाए तो ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे मसल्स में, पेट में, ठीक है, वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। स्टार्च ये भी होता है, लेकिन ये मोस्टली प्लांट में होता है। इसका मतलब है कि जितने भी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो ये इनका रिच सोर्स होगा। इसके अलावा सिलिलोज, ये भी जो वेरियस प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके सेल वॉल्स सेल्यूलोज से बने होते हैं। इसका मतलब है कि प्लांट से हमें सेल्यूलोज मिलता है, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन ये होता है फंजाई के सेल वॉल में। और जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स हमारे पास वो फाइलम है जो 6 लेग वाले एनिमल नहीं होते हैं, हशरात जिन्हें कहते हैं, ठीक है, मक्खियाँ वगैरह या जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं हशरात, ठीक है, उनको आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है। अच्छा, राइबोस शुगर जो पेंटोज शुगर होता है 5 कार्बन शुगर, ठीक है, जब ये न्यूक्लिक एसिड में होता है तो उनको फिर राइबोस शुगर कहा जाता है, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
इसका मतलब है कि राइबोज शुगर है लेकिन एक ऑक्सीजन कम है इसमें, वाइल द आरएनए कंटेन राइबोज शुगर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए के निस्बत डीएनए के शुगर में जो कि पेंटोज शुगर होता है 5 कार्बन कंपाउंड, उसमें एक ऑक्सीजन कम होगा। इसके अलावा लेक्टोज जो मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, ये मिल्क कार्बोहाइड्रेट है, मिल्क जो स्वीट टेस्ट लेकर आता है, ये प्रेजेंस ऑफ लेक्टोज की वजह से लेकर आता है, ठीक है। और इसकी ब्रेक डाउन के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे लेक्टेज कहा जाता है। जो लोग मिल्क इंटॉलरेंट होते हैं, ठीक है, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, डायरेक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें लेक्टेज कम प्रोड्यूस होता है, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है उससे कम होता है या प्रोड्यूस ही नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई इशू तो नहीं है? प्रोसीड करें आगे। जी, एक स्टूडेंट का हैंड रेज है, गलती से रेज हो गया या कुछ पूछना चाहती हैं? जी। ताज, ताज मैडम का या ताज सर का वो हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हैं? एक मिनट, अगर पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है, अगर सिग्नल वगैरह का इशू हो। चले, तो अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन द कार्बोहाइड्रेट्स में भी मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ये 4 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। सेकेराइड्स शुगर्स को कहा जाता है। अच्छा, मोनोसेकेराइड्स की एग्जांपल क्या होंगी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। इसके अलावा डाइसेकेराइड्स माल्टोज, सक्रोज और लेक्टोज। ओलिगो क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ओलिगो में हमारे पास आता है फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड और गैलेक्टो ओलिगोसेकेराइड्स। ये फ्यू मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्यू मोनोमर्स, 3 to 10 सिंपल शुगर से ये बने होते हैं, ठीक है। डाइसेकेराइड में हमेशा 2 सिंपल शुगर्स होते हैं, मोनो में 1 होता है, पॉली में मेनी होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लॉन्ग चेन, जिनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज आता है। अच्छा देखिए, अगर हम सिर्फ नाम को देखें, मोनोसेकेराइड, मोनो मीन 1, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, उसी से, ठीक है। मोनो मीन्स 1, सेकेराइड्स मीन सेकेराइड शुगर को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ग्रीक या लेटिन जबान में। और इनकी चूंकि ओरिजिन, ठीक है, ये जहां से आते हैं तो उनका मेजर जो ओरिजिन होता है, ठीक है, या प्रोडक्शन यूनिट होता है, वो शुगर केन्स होते हैं। शुगर केन से हमें शुगर मिलता है ना, ठीक है। तो उसको बोटेनिकल नेम होता है, अगर मुझे याद हो तो उसका नाम होता है सेकरम अफिसिनेरम, ठीक है। तो ये सिकराइड शुगर या स्वीट टेस्ट से निकला है, ठीक है। अब मोनोसिकराइड का मतलब है कि ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो कि मेड अपन होंगे ओनली 1 सिंपल शुगर, इनको सिंपल शुगर ही कहा जाता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसी है कि जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो फर्दर ये किसी कंपाउंड में डिवाइड नहीं होगा बल्कि डायरेक्टली एनर्जी यील्ड करेगा, ठीक है। सिंपल बिल्कुल सादा को कहते हैं ना, कि इससे कम तो कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। अब जब इसकी मेटाबॉलिज्म होगी या ब्रेक डाउन होगी तो ये डायरेक्टली एनर्जी यील्ड करेगा। इसका जनरल फार्मूला जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था वो इन पे बहुत ज्यादा फिट आता है, CnH2nOn। इसका मतलब ये हुआ कि मोनोसेकेराइड्स में नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एक जैसे होंगे, जबकि हाइड्रोजन इनसे 2x होगा, 2 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, आप अपने जहन में ग्लूकोज डी लेकर आ जाए, ठीक है। शुगर नहीं, आम जो टेबल शुगर है, चीनी, वो नहीं, वो डाइसेकेराइड है, ठीक है। जो ग्लूकोज डी होता है उसकी एग्जांपल लेकर आ जाएं जहन में, तो वो एक कलरलेस वाटर सॉल्युबल वाटर में वो मिक्स हो जाता है ना, ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 3 ही मेजर मोनोसेकेराइड्स हैं, तो जितने भी डाई, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स, वो इन ही मोनोसेकेराइड्स, इन 3 मोनोसेकेराइड से ही मिलकर बनेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अरे यार, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिखा करे, आप लोग हेलो हाय पे आ गए। अच्छा, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इन सब का फार्मूला C6H12O6 है, ठीक है। C6H12O6, इन तीनों का। ग्लूकोज फ्रक्टोज का डिफरेंस तो हमें पता है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ये देखिए, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप
और ये हो गया आप लोगों का कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। मेजर डिफरेंस सिर्फ ये है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो कार्बन 4 पे हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, उनकी लोकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसमें हाइड्रोक्सिल आयन राइट साइड पे अटैच होता है। अच्छा किसी ने तो ग्लूकोज में, ठीक है, राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल आयन अटैच होता है, जबकि गैलेक्टोज में लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल आयन अटैच होता है कार्बन के साथ। ठीक है, इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, द कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब इन तीनों मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला C6H12O6 ही है। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब ओनली दो, ओनली टू मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उनको कहा जाता है डाई सेकेराइड। डाई मीन्स टू, सेकेराइड मीन शुगर। ठीक है, अच्छा ये वो शुगर्स होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तीन एग्जांपल है इसकी मेजर: सक्रोज टेबल शुगर, लेक्टोज मिल्क शुगर, माल्टोज बेयर शुगर या फ्रूट शुगर, बेयर शुगर ही कहा जाता है इनको हम। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया इनके मोनोमर्स। अच्छा, मोनोमर्स कहते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। ठीक है, तो इनको हम मोनोसेकेराइड्स भी कहते हैं और इनको हम मोनोमर्स भी कहेंगे। अब मोनोमर्स चूंकि तीन ही है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो ये टेबल शुगर बनाते हैं जिनको सक्रोज कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आम टेबल शुगर खाते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, तो जब सक्रेज एंजाइम इन पे एक्ट करता है, ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन कर लेता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सिमिलरली जब हम मिल्क इंजेस्ट करते हैं तो जब इसकी लैक्टेज की मौजूदगी में मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, ज्यादातर नीचे जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम में, वहीं पे ये यही एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये डिवाइड होगा और ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलेगा या जब ये दो मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो ये मिलते कैसे हैं कि एक मोनोमर का हाइड्रोजन आयन H प्लस, ठीक है, अगर आगे हो, नहीं है, ठीक है, देखिए एक का हाइड्रोजन आयन और दूसरे मोनोमर का हाइड्रो ऑक्सिल आयन, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, HOH मींस H2O। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा कि हमारे पास एक डाइसेकेराइड बन जाएगा, प्लस ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा, इवापोरेट कर देगा या उड़ा देगा। ठीक है, तो इससे हमें इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी पता चल गया। ठीक है, कि C6H12O6 को हम डबल कर लेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, क्योंकि दो आपस में जमा हुए हैं। तो ये कितने हो गए, चलिए आप लोग के ख्याल में सक्रोज का क्या फार्मूला होगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज का है C6H12O6। तो आप लोग के ख्याल में, चलिए सिंपल है बहुत ज्यादा, तो आप लोग के ख्याल में सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? लिख दे वहां पर चैट बॉक्स में, थोड़ा सा आपको भी करें ना वरना नींद आ जाएगी। जल्दी करिए जल्दी करिए, आज हमने टाइम इतना नहीं देना, आज हमारे पास टाइम की बहुत शदीद किल्लत है। जी जी, क्वेश्चन समझ आया सबको कि सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का सिंपल केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? सामने ही तो है C6H12O6, तो दोनों को डबल कर लेना या इसके लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत होगी आप लोगों को। क्या हो गया, आवाज सही नहीं आ रही है? हम्म, चलिए मैं आप लोग के लिए आसान कर देता हूँ, ठीक है। C12H24 और O12, ये फॉर्मूला होगा। ये और नो तो कह सकते हैं ना, क्योंकि दो मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलकर बने हैं ना, C6H12O6। जी, C6H22O6, वेरी गुड। O6 नहीं, आप सही तो है लेकिन थोड़ा सा ये ऑक्सीजन के मामले में थोड़ी सी वो गड़बड़ आ गई है। क्या हो गया, देखिए C6H12O6, सॉरी, और 12, हाँ ठीक है।
और 12, ये अच्छा छोड़ ही देते हैं, टाइम इतना नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया है जब C6H12O6 आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे मिलकर, सिंपल C12H24O12 बनाएंगे। लेकिन ग्लाइकोसाइड, लेकिन जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। इसी तरह से तो इनको मिलता है ना, इसी तरह तो इनका बॉन्ड बनता है कि एक मोनोसेकेराइड का हाइड्रोजन और दूसरे मोनोसेकेराइड का हाइड्रोक्सिल आयन ये आपस में मिलेंगे HOH, मतलब कि H2O हम उससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कार्बन रह जाएगा 12, हाइड्रोजन रह जाएगा 22 और ऑक्सीजन रह जाएगा 11। तो इन सब डाइसेकेराइड के केमिकल फॉर्मूला सेम है, ठीक है, क्योंकि ये वेरियस आइसोमर्स से बने हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये आइसोमर्स हैं। केमिकल फॉर्मूला इन सब का सेम है, C12H22 और O11। इनमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन कम है, ठीक है। जो बॉन्ड मैंने आपको बताया है जिससे दो मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं उनको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। डाइसेकेराइड्स के मोस्ट सोर्सेस क्या होते हैं, शुगर केन या शुगर बीट, चुकंदर वगैरह। इसके अलावा टेबल शुगर, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड फूड सच एज केक, कुकीज और डार्क चॉकलेट्स वगैरह, जितने भी बिस्किट्स वगैरह होते हैं, या बीट रूट, स्वीट रूट्स, तो ये सारी के सारे सोर्सेज हैं डाइसेकेराइड्स की। ओलिगोसेकेराइड की अगर हम बात करें तो ओलिगो कहते हैं फ्यू को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ओलिग यूरिया, ठीक है। जब नॉर्मल से कम मिकदार में यूरिन हो तो उसको ओलिग यूरिया कहा जाता है। ओलिगो कहते हैं फ्यू को, फ्यू इन अ सेंस कि जब 3 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड आपस में मिले तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उनको कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। अच्छा, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल की रिकॉग्निशन में और सेल की बाइंडिंग में। ये हम फार्माकोलॉजी में इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम आगे डिस्कस डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैंने आप लोग को बता दी थी कि फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड है और गलेक्टो ओलिगोसेकेराइड्स हैं, ठीक है। गार्लिक, अनियंस, बनानास, क्रैनबेरीज, व्हीट और लेग्यूम्स वगैरह, लेग्यूम्स कहते हैं जो नट्स, दालें वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड्स की, तो पॉली कहते हैं मेनी, सेकेराइड्स मीन शुगर्स। अब देखिए, जब हमारे पास मेनी शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिले एक लॉन्ग चेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना ले तो उसको कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। एग्जांपल मैंने आपको बता दी थी, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च। स्टार्च होता है प्लांट्स में, सेल्यूलोज जो प्लांट्स का जो सेल वॉल वगैरह बना होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। इसके अलावा सर्टन जो फंजाइज वगैरह है काइटिन प्लस सेल्यूलोज से बना होता है। ग्लाइकोजन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इंसान में ये पाया जाता है, यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है, ठीक है। सोर्सेज क्या है इनकी, प्लांट्स है, फाइबर्स है और स्टार्च है। जो हम आम स्टार्च यूज करते हैं उसमें भी ये होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। एक नजर देख लीजिएगा अगर हमने कोई चीज मिस की हो। अच्छा, ये देखिए, ये इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनो, डाई और ओलिगोसेकेराइड्स, इनकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर और स्वीट टू टेस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर और टेस्टलेस होते हैं, ये स्वीट टेस्ट होते हैं। और जो हेपरिन की हम बात करते हैं ना, हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और लो मॉलिक्यूलर, तो ये भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ज्यादातर। जर्नल फार्मूला इनका एक नजर देख लीजिएगा, ठीक है। CnH2nOn ये होता है जो मोनोसेकेराइड्स है, ठीक है। C12H22O11 ये होते हैं आप लोग के डाइसेकेराइड्स। और CXH2O और N, X कहते हैं द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को। अच्छा, ये फूड्स है हमारे पास जिनमें कार्बो, ये जो रिच सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स की, मैंने एक जगह पढ़ा था कि पाकिस्तान में 78% ऑफ द फूड कंज्यूम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्योंकि हम खला खाते हैं ना, या तो हम रोटी खाते हैं या हम चावल खाते हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में ये टॉप जो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, या कंज्यूमिंग पीपल है, उनमें इनका शुमार किया जाता है। बाकी अगर आप लोग गौर करें तो वो इतना ज्यादा रोटी और चावल को इतना ज्यादा नहीं खाते, खाते जरूर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं खाते, ठीक है। कोई ऐसी चीज, अच्छा, सॉसेज एंड कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स मसाला जात को कहा जाता है। देखिए सिंपल इंग्लिश है, ठीक है, ये रिच सोर्सेज है उसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। अच्छा, इनकी अगर हम फंक्शनिंग की बात करें या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो
ये हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन और नर्व्स इसके लिए इंतहाई लाजमी है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि ब्रेन ग्लूकोज के अलावा और किसी चीज को नहीं जानता। इसको एनर्जी चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बता दिया कि जो फाइबर होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, और बायोलॉजिकल लाइफ में या क्लिनिकल लाइफ में फाइबर्स की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, केला हो गया, अमरूद और इस तरह की और जो सब्जियां भिंडी वगैरह है उनमें फाइबर्स, ये हाई फाइबर डाइट्स है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं सेल्स का। ठीक है। अच्छा, बाकी आप लोग देख लीजिए, ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि प्लांट एनिमल्स में, इंसानों में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो कि वक्त आने पर यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी और हमें हर वक्त भूख लगने से बचाती है। प्लांट्स में स्टोर होता है स्टार्च की शक्ल में। इसके अलावा जो सेलुलर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की हम बात करें तो प्लांट्स में ऑर्काइटिन, आर्थ्रोपोड्स और फंजाई में इनके सेल वॉल को बनाती है, और सेल वॉल के बगैर सेल नहीं रह सकता। ठीक है। अगर हम राइबोज शुगर की बात करें जो कि एक पेंटोज एंजाइम है, एक पेंटोज शुगर है। ठीक है। तो जितने भी कोएंजाइम्स हैं हमारे पास, कोएंजाइम्स हम बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एटीपी हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमारी एनर्जी करेंसी है। हमारी बॉडी एनर्जी एटीपी से हासिल करती है। इसके अलावा एफ ए डी फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या डाइफॉस्फेट। ठीक है। एंड बैकबोन ऑफ आरएनए, ये हम उसमें पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। डीऑक्सीराइबोज जो कि डीएनए का बैकबोन बनाता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। हेपरिन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, हाई मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। और हेपरिन का क्या फंक्शन होता है, क्या करता है ये, क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है। ठीक है। जो थ्रोम्बोसिस वगैरह के पेशेंट्स होते हैं या खुदा न खास्ता इस्केमिक स्ट्रोक वगैरह के पेशेंट होते हैं तो उनको दिया जाता है, लेकिन बहुत एहतियात से। कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया सबको? लिपिड्स हम एक दो बातें ही करेंगे। कार्बोहाइड्रेट सबको समझ में आ गया, कोई इशू तो नहीं है? जी, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वरना हम प्रोसीड करते हैं लिपिड्स में। एक बात ये लाजमी याद रखें कि आज का कंटेंट आप लोगों का क्विज वन में इंक्लूडेड होगा, इसलिए जो भी माइंड में क्वेरी हो वो आप लोग पूछ लें। जी, वहां पर चैट बॉक्स में ही लिख दिया करें। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको लिपिड्स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, हर वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फैटी एसिड्स या इनकी डेरिवेटिव से बनी हो। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब है कि जिनसे ये डिराइव हुआ हो, जिनसे ये अखज हुआ हो, जिनकी ब्रेक डाउन के रिजल्ट में ये बना हो। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बल्कि जबकि सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बेंजीन वगैरह में। मैंने आपको केमिस्ट्री का एक रूल बताया था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमेशा इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। लिपिड्स हमारी आम जिंदगी में जो वैक्सीज हैं, फैट्स हैं, ये सारी की सारी लिपिड्स होती है। ठीक है। मैंने आपको कुर्बानी की और जो आम चर्बी, उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ठीक है, कि जब ये हमारे हाथ पे पड़ जाए तो वो हम जब धोते हैं तो पानी इसके ऊपर फिसलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई केरोसिन ऑयल या डीजल या पेट्रोल वगैरह ले ले जो कि हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो उससे वो एकदम से निकल जाता है। एकदम से निकल जाता है, इसका मतलब है कि इसने उसको डिसॉल्व कर लिया। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में इन्होंने बता दिया। अच्छा, मोस्टली अगर हम कहें जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में, हमारा लीवर उसे खुद ब खुद सिंथेसाइज करता है, जिनका इंतहाई मेजर रोल होता है हमारी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को मेंटेन करने के लिए, हमारे सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। वो बॉडी हमेशा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज करती है, बनाती है। ठीक है। लेकिन जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो हमें लाजमन खाने से लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो ये कौन कौन से फूड सोर्सेस है जिनमें ये एसेंशियल फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं? ठीक है, जितनी भी चिकनाई वाली ग़िज़ाएं हैं, फूड्स है, जैसे कि ऑयल हो गया, बटर, होल मिल्क, चीज, फ्राइड फूड्स एंड रेड मीट्स, ये सोर्सेज है एसेंशियल फैटी एसिड्स की। ठीक है, इसको जरा एक नजर देख लें। अच्छा, जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ठीक है, एडिक विटामिन ए, डी, ई के,
ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जब तक हमारी बॉडी में फैट्स रहता है तब तक ये विटामिन हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ दो वाइटामिन रह गए हैं। कौन कौन से? विटामिन बी और सी। वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, तो वो हमारे लिए इंतहाई जरूरी है रेगुलर इंटरवल में लेना। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है हमारे सेल्स में। ठीक है। तो उसके साथ जो विटामिन बी और विटामिन सी है वो भी कंज्यूम होते हैं, इससे हमें वो रेगुलरली लेने की जरूरत होती है। जबकि जो एडिक विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारी बॉडी में फैट्स मौजूद है तब तक ये विटामिन मौजूद रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इनकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो मोनोग्लाइसराइड्स, डाइग्लाइसराइड्स और ट्राइग्लाइसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें सबसे आम जिनको हम डिस्कस भी करेंगे वो ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में फैट्स या लिपिड्स हमेशा ट्राइग्लाइसराइड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, या जिनकी बॉडी में फैटी फैट्स बहुत बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके बॉडी का ट्राइग्लाइसराइड लेवल बड़ा है। आपने देखा भी होगा जो लिपिड प्रोफाइल की जाती है उनमें ट्राइग्लाइसराइड्स हमेशा मौजूद होता है। अच्छा, इनकी अगर हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, लिपिड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमेशा बने होते हैं, लिपिड का एक मॉलिक्यूल बने होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल से। इसका मतलब है कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल बिल्डिंग ब्लॉक्स है लिपिड्स के। ठीक है। अब फैटी एसिड्स क्या है? ये हमारे पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स है। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों। ठीक है। चले नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में सिर्फ 5 मिनट ही रहेंगे, इंशाल्लाह 5 मिनट हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम छुट्टी देंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए, इसमें ऐसे भी टाइम खत्म होने वाला है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट मीटिंग आप ज्वाइन कर ले, ठीक है, क्योंकि ये 45 मिनट्स का था। 45 मिनट्स हो गए हैं, तो आप वो लिंक को दोबारा क्लिक कर लें, ये अभी खत्म हो जाएगा।